रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. एआई ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक एआई के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभाले। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत खास, और आज हम बात करेंगे पूरे साल के बारे में। कैसा रहा 2024 डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, क्या पाया, क्या खोया और क्या है फ्यूचर रोडवे, इसके बारे में बात करेंगे। एक बड़ा पैनल है हमारे साथ, हर मुद्दे पर बात करेंगे और बहुत सारे लोगों ने जो आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं उसको भी शो में शामिल करेंगे। तो आइए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और शुरू करते हैं आज की चर्चा। हमारे साथ केवीएस राव सर हैं, जो डायरेक्टर रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के, और कई नई एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और डिसेबिलिटी लिटरेचर पर भी काम कर रहे हैं। राव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। हमारे साथ निपुण मल्होत्रा जी हैं, जो निपमन फाउंडेशन के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, और बहुत ही बड़ा नाम आजकल डिसेबिलिटी सेक्टर का, बहुत काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू टू बी प्लेजर टू बी हियर। शशांक जी है हमारे साथ, शशांक पांडे जी एडवोकेट हैं और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर, पार्लियामेंट के इश्यूज पर डिसेबिलिटी सेक्टर पे काम कर रहे हैं। शशांक जी पहली बार डेब्यू कर रहे हैं हमारे इस बदलता दौर डिस्कशन में। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश जी, प्लेजर टू बी हियर। अनीता मैम है, अनीता अय्यर मैम, जो फाउंडर है एकंश ट्रस्ट की और डिसेबिलिटी मैटर्स पर बहुत वोकल हैं, अपनी राय रखती हैं, उनसे भी जानेंगे डिटेल्ड इस टॉपिक पर। अनीता मैम, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, थैंक यू। और कुछ ही पलों में हमारे साथ एडवोकेट राहुल बजाज साहब भी जुड़ेंगे इसी डिस्कशन में। तो इस डिस्कशन के जो की एस्पेक्ट्स है जिस पर हम बात करेंगे, एक ये है कि किसी भी कम्युनिटी के लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हमने उसको एनालाइज करना है। एक, अलग अलग दायरों में रिप्रेजेंटेशन, नई पॉलिसीज का आना, नई टेक्नोलॉजीज की इनोवेशंस, तो उन पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा, क्या इस साल हमने कुछ नया हासिल किया है, जहां वहीं स्टक किए हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन की बात हो, पॉलिसीज की बात हो, न्यू इनोवेशंस की बात हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर फ्यूचर के लिए क्या रोडवे है हमारे पास। तो इन सब पर बात करेंगे। माहिर हैं सब डिसेबिलिटी सेक्टर के और बहुत ही शानदार पैनल। केवीएस सर, सबसे पहले आपसे जानते हैं आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या हैं इस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच मिस्टर दानिश। इनफैक्ट पहले आपको कंग्रेचुलेट करेंगे फॉर गेटिंग द नेशनल अवार्ड
and Thank you, sir. you are really a proof for one person trying to bring about a lot of change, awareness, and you're also a proof as a role model. Persons with disabilities ko ho ya persons without disabilities, you have been doing very well. So therefore, I have to congratulate you, and then more power to you for future also. Thank you, sir. And also, let me thank you for inviting me for this important discussion. और ये तो है हम अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अपना पास लॉ है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, और एक सेपरेट डिपार्टमेंट है फॉर डिसेबिलिटी. आई थिंक ये दो जो टू मेन फाउंडेशंस है डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए. यस, स्टेट गवर्नमेंट्स भी फंक्शन करना है, बट आई फील दैट with the separate department, the central government is doing very well. We hope that state governments also will have this kind of separate department for disability. And as you have seen in December this month, national awards जो दिया गया है, and it shows कितना variety काम हो रहा है, जो people are coming up with lot of talent and dedication in the field of disability. There's a lot of hope for persons with disabilities इस sector में. And these are my initial remarks. निपुण जी. दानी जी, पहले मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा नेशनल अवार्ड के लिए. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन नेशनल अवार्ड. और बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा रेडियो उड़ान पे आके. 2024 कैसा रहा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए? आई थिंक ये एक बहुत ही जरूरी और अच्छा सवाल है, खास करके एक ऐसे ईयर में जहां 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हुई हैं इस देश में. एंड आई थिंक इलेक्शंस का मैं एक पॉजिटिव बताऊंगा और एक नेगेटिव बताऊंगा. एक पॉजिटिव आपको बताऊंगा कि आई थिंक पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर में इस बार जितनी आवाज उठी है रिलेटेड टू इलेक्शंस एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मेरे ख्याल से कोई भी इलेक्शन में इन द पास्ट नहीं उठी है. एट निपन फाउंडेशन मैंने वालैक के साथ एक चार्टर निकाला था जिसमें 85 एनजीओज को के इनपुट्स लेके, दानी जी आपने भी अपने इनपुट दिए थे, वो चार्टर निकाला. हम 12 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के पास गए और वो प्रेजेंट किया. उसके अलावा एनसीपीडीपी ने अपना खुद का एक मैनिफेस्टो निकाला. आई नो एनपीआरडी ने भी एक चार्टर निकाला था. एंड मेरे ख्याल से इस बार क्या बहुत अच्छी बात है ये कि इतनी ज्यादा एनजीओ इन चीजों में इन्वॉल्व हो रही हैं, और उसके अलावा इतनी ज्यादा डिसेबिलिटी एनजीओ इन सब ये तीनों इनिशिएटिव्स को इतना ज्यादा बैक किया. बट एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेट चीज मुझे यही लगी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने डिसेबिलिटी को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं दिया. एक दो पार्टीज थी जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 15 एक्सेट्रा के बारे में बात की, वो बहुत पॉजिटिव चीज है. पर फिर भी ये अपनी कैंपेनिंग एक्सेट्रा में उन लोगों ने भी इतनी ज्यादा आवाज नहीं उठाई कि हम डिसेबिलिटी के बारे में ये बोलना चाहते हैं एक्सेट्रा इन दैट सेंस. सो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक एट द पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल अभी भी डिसेबिलिटी बहुत तरीके से साइलेंट था पूरी देश में. जब कैंडिडेट्स की बात आती है, आप जानते ही हैं कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर नहीं करता कितने कैंडिडेट्स हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, और वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है क्योंकि बाकी माइनॉरिटीज के लिए तो हमें पूरा ये डेटा मिल जाता है, डिसेबिलिटी के लिए ऑफिशियली नहीं मिलता. बट आउट ऑफ पीपल जिन्होंने खुद डिक्लेयर किया है, हम खाली एक ही कैंडिडेट को जानते हैं जो देवेंद्र जाजरिया थे, जो चूड़ू से लड़े और वो भी अपनी इलेक्शन हार गए. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज बाय पार्टी आल्सो दिस वाज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग. बाकी मुद्दों पे मैं आऊंगा, पर 2024 क्योंकि लोकसभा इलेक्शन का ईयर था, मैं पहले इस को हाईलाइट करना चाहता था. थैंक यू. ऑसम. शशांक जी. Thank you, Danish. First of all, I would also like to congratulate on the national award. Thank you. I would probably be sticking more on English than Hindi because that's my the go-to language or a comfortable No issue, sir. Go on. language. So I would take something that Nipun mentioned, which is on the general election, because that's also the domain that I work upon. That one of the positive development, and I think which will have wider ramification in the upcoming years, for which the people in the sector and the NGOs and everyone who is working for disability has to take up, is the sensitization guidelines that were released by Election Commission of India. I had the opportunity of drafting those guidelines with few others, and those 11 pointer guidelines, though still not a part of Model Code of Conduct, is something that was a major development in 2024, just preceding the general election. And I think there was a lot of violations. There were a couple of show cause notices sent by ECI to a few members, to the members of political parties, national political party. Unfortunately, obviously, being a very new instrument, it hasn't seen same degree of acceptance or the same degree of implementation. So that's something that we will have to take it up in the upcoming elections. But because
I feel that instrument or that guidelines, if as soon as they become a part of model code of conduct, would be a game changer in terms of the attitudinal barrier that we mentioned in our disability discourse. So I think that was one of the major highlight for me. I think we can come to the specifics later on. बिल्कुल। केवीएस सर, हम सबसे पहले पॉजिटिविटी की बात करते हैं, उस नोट पे शुरू करते हैं। इस साल काफी गाइडलाइंस हमें देखने को मिली। एक तो निपुण जी के केस में भी मिली हमें, बॉलीवुड से रिलेटेड। आरबीआई ने भी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकाली। पॉलिटिकल इलेक्शंस का दौर था, उसकी बात निपुण जी ने की। गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आई। तो काफी हैपनिंग वाला रहा है ये साल, अलग अलग मुद्दों पे। तो पॉजिटिवली अगर आपने देखना है इस साल को, तो कैसे एनालाइज करते हैं आप? आई थिंक इट हैज बीन, इवन दो इलेक्शन के टाइम में कुछ 4-5 महीना ऐसे गुजर गए, बट मैं सोचता हूँ कि इस साल हाईलाइट ये है, सुप्रीम कोर्ट डिसेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस दिया, बिकॉज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ एम्पावरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो जैसे आप कहा कि काफ़ी अच्छा जजमेंट्स आया है, स्पेशली इन कनेक्शन विद एक्सेसिबिलिटी हो या डिपिक्शन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन फिल्म्स, और इवन एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए एमबीबीएस के कोर्स के लिए, इस तरह काफ़ी अच्छा जजमेंट्स हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये है कि वी स्टिल हैव स्ट्रॉन्ग पिलर of democracy, a Supreme Court which is supporting this disabled sector. It is a very strong point. And in addition to this, the department भी काफ़ी अपना तरफ से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अपना डिसेबिलिटी गाइडलाइंस रिवाइज किया है और बहुत सिंप्लीफाई किया है, और यूडीआईडी का जो कार्ड है उसके लिए भी काफ़ी सिंप्लीफाई किया है, ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को आसान हो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन और सर्टिफिकेट मिलना। So department has been doing well, and also the court has been very proactive. This is a very good sign, and I also see, अब जैसे हम दिल्ली डिपार्टमेंट से बाहर आ गए रिटायरमेंट के बाद, बाहर से भी हम देखते हैं कि लोग जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हमसे काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, एनजीओज और इंडिविजुअल्स, वो हमको फीडबैक देते हैं कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, इवन दो देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट आई विल टॉक टू यू लेटर। सर्टेनली। निपुण जी, बहुत क्लोजली हम टच में भी रहते हैं, और आप बहुत लिखते भी हो, और देखता हूँ आपकी एक्टिविटीज, तो बहुत डीपली आप एनालाइज करते हो चीज़ों को। तो समझना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव नोट पे ये साल बहुत हैपनिंग रहा है, कई चीज़ें हमने देखी हैं डिपार्टमेंट। और राव सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जुडिशरी की कई हिस्टोरिकल जजमेंट्स हमें देखने को मिली। अभी लेटेस्ट राजीव रतूड़ी साहब के केस में हमने देखा, आपके केस में देखा। तो कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव घटा है हमारे लिए? नहीं, अगर आप पॉजिटिव देखें तो डेफिनेटली आई थिंक जुडिशरी ने इस साल काफी काम किया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। आई थिंक ये जो आंख मिचोली की जजमेंट जो आप बात कर रहे हैं, जो मेरे पीएल में हुई थी, उसके थ्रू जो गाइडलाइंस आई हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड आई थिंक इससे बॉलीवुड में अगर कोई भी मूवी आगे निकले या कोई भी विजुअल मीडिया में कुछ भी निकले, लोग दो बार सोचेंगे मजाक उड़ाने का पर्सन विद डिसेबिलिटीज के उससे पहले। सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज वंडरफुल, दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट। जो राजीव रतूड़ी जजमेंट है वो तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दैट सेंस, एंड आई थिंक वो गेम चेंजर है, क्योंकि ये हो रहा था कि हर मिनिस्ट्री अपनी कोई गाइडलाइन निकाल रही थी एक्सेसिबिलिटी की, पर वो गाइडलाइन पूरी तरीके से इन्फोर्सेबल नहीं थी। अगर अब डिपार्टमेंट को 3 महीने दिए गए हैं राजीव रतूड़ी जजमेंट के बाद मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, और अगर ये मैंडेटरी मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं ये 3 महीने में बन जाएं और प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएं, तो जो सपना डिसेबिलिटी सेक्टर ने 2016 में देखा था, जब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आया था कि भारत तक अब सुगमिया बन जाएगा, उसके बाद अब 9 साल हो गए और सुगमिया बना तो नहीं, बट होपफुली इन मैंडेटरी रूल्स के कारण शायद हम एक कदम आगे दें भारत की सुगमियता के लिए। सो आई थिंक ये कुछ काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स रही इन दैट सेंस। उसके अलावा आई थिंक काफी स्टेट्स में ने भी अब डिसेबिलिटी के बारे में बात करने लग गए हैं। सेंटर हमेशा डिसेबिलिटी के बारे में बात तो करती ही थी, अगर इम्प्लीमेंटेशन कई चीज़ों में पॉजिटिव हो, कई चीज़ों में नेगेटिव हो एक्सेट्रा, बट अभी डिसेबिलिटी पेंशन तो जैसे इस कंट्री में अभी भी लो है, बट दिल्ली गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल रिसेंटली अनाउंस किया था कि हम पर्सन्स विद हाई सपोर्ट नीड्स के लिए पेंशन बढ़ा रहे हैं एक्सेट्रा। तो एटलीस्ट लोग सोचने लगे हैं डिसेबिलिटी के बारे में।
सो आई थिंक ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है दैट डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ी मेन स्ट्रीम थिंकिंग अब कुछ तरीके तक शुरू हो गई है. आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड. आई मीन एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आई वुड वांट कि और भी बहुत कुछ ज़्यादा होए, बट एटलीस्ट लोगों के दिमाग में अब डिसेबिलिटी के बारे में कुछ सोच शुरू हो गई. बिल्कुल. शशांक जी, क्या दिख रहा है आपको पॉजिटिव? जो आपका एरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग उसकी बात कर रहे हैं और बहुत कम काम हुआ है उस सब्जेक्ट पे, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो बताएं, आपके नजरिए में आपने इस साल क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी हैं? Danishi, as Sir Rao sir and Nipun already mentioned about the role of judiciary, I would take it on all the three arms of the state, which is executive, legislature, and judiciary. Judiciary already mentioned by Rao sir and Nipun in terms of what they did, especially led by the former Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud. I think he was at the helm, and I think his personal interest in the subject matter was the major factor of whatever judiciary did, including the sensitization handbook that they released recently before his departure from the Supreme Court. I think that was one of the major reference point because a lot of this discrimination occurs at a lower level of our judiciary, the first point of interaction. So if that handbook, sensitization handbook, if judiciary is able to sort of sensitize through its judicial academy and instruments, I think that I'm hopeful of, that that will be something that we can look at. From executive side, again, I think that as was mentioned regarding the Rajiv Vaturi implication, the judgment's implication of the accessibility guidelines, I think this basic mandate, the accessibility mandate, is something which from the sector we were missing for a very long time. Because even we, of having read the act, of having working in the space, are very confused of what's the degree of compliance that will be required from anyone, be it government or private. So I think just the clarity was something that which is missing, and I hope that executive through the department is now going to come out with a better approach. On the legislative side, wherein most of my engagement happens, and this is something that I recently shared on our WhatsApp group also, that now I'm seeing more and more member of parliaments raising issues related to disability. And just today only, so in the question hour, out of 20 starred questions that were listed, 5 questions were directly on disability, which is 20%, which is something that I thought was remarkable because I've never seen in the years that I followed the parliament. So I think in legislature also, we are seeing the changes. The Parliament Secretariat is also now more willing to have the disability discourse in terms of what can be the accessibility mandate that it can incorporate. So I think these were the 3 developments in the 3 arms of the state that I would comment upon. जी, अनीता मैम. I think I have more questions than answers as usual. Considering that we're talking about so many changes at the judicial level and at the parliamentary level and everything else, I would really want a governance level. I really want to know what is happening at the basic level when it comes to education for children with disabilities, because I hear a lot about higher education. Can any of you tell me what is going on when it comes to the improvement of basic education for children with disabilities, please? This is something that I had raised in an earlier discussion also on Radio Udan, and I still have the same question. Have there been any improvements, or are there any laws that have changed this year which focus better on basic education for children who are disabled and from the underprivileged or underserved sections of society? So I have a question rather than an answer. And it concerns me immensely to see that a lot of children aren't receiving the kind of education that they should. So how do they become part of discussions like this going ahead? Thanks. बिल्कुल, उस पे हम बात करेंगे क्योंकि हमने पॉजिटिव साइड पे अभी जानना चाहा था, तो उस पॉइंट में नहीं आया, तो इनडायरेक्टली तो उन्होंने आंसर दे दिया आपकी बात का, लेकिन इसको भी हम डिस्कस करेंगे. मीनवाइल राहुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है. राहुल जी, स्वागत है आपका. नमस्कार दानिश जी, गुड इवनिंग. तो अभी हमने बात की है 2 चीजें आपसे जानते हैं, फिर हम आते हैं अनीता मैम ने जो सवाल उठाए हैं उस पे भी. तो ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे आपके, और पॉजिटिव साइड पे 2024 को आप कहाँ देखते हैं? व्हाट आर द मेजर इवेंट्स आपके हिसाब से जो 2024 में हुए हैं डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से? आई थिंक ओवरऑल, मैं थोड़ा ज़्यादा लीगल
एडवोकेसी के एस्पेक्ट से बता सकता हूँ, बिकॉज मेरा मेन कंट्रीब्यूशन वहाँ रहता है, तो दैट्स द स्पेस विच आई हैव बीन ट्रैकिंग मोस्ट क्लोजली। तो कुछ कुछ अच्छे जजमेंट्स आए हैं। एक तो ऑफ कोर्स मेडिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, जिसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। दूसरा, राइट टू एक्सेसिबिलिटी में नॉन नेगोशिएबल पैरामीटर्स हर सेक्टर में होने चाहिए, इस चीज़ के बारे में। तीसरा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का पोर्ट्रेयल कैसा होना चाहिए मूवीज में, उसके कॉन्टेक्स्ट में निपुण मल्होत्रा के केस में। फिर उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई इसी साल, इसके थ्रू एक एग्जाम्पल सेट किया गया है फॉर कोर्ट्स अराउंड द कंट्री टू फॉलो। So these have been some positives which I can think of. राइट। तो अच्छा, ये डिस्कशन में आप लोग, अगर आप लोगों को लगे कि बीच में ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो केवीएस सर, अब आते हैं, हमने पॉजिटिव काफ़ी बातें की, लेकिन अभी आपने अनीता मैम को सुना, उन्होंने बेसिक एजुकेशन का सवाल उठाया। जब हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हमने देखा कि काफ़ी हलचल हो रही है। अब जो नहीं हो रहा उस पर थोड़ा बात करते हैं। अभी भी हमें फुल टाइम सीसीपीडी आज भी नहीं मिला है, कई साल हो गए हैं, आप रिटायर भी हो गए, उसके बाद भी नहीं मिला। इसके जिक्र डिपार्टमेंट ने कई बार किया, लेकिन फुल टाइम सीसीपीडी नहीं है। जो एक्सेसिबिलिटी पर बात हो रही है, डिस्कशन का हिस्सा है, लेकिन उस पर एक्सटेंशन हो रही है। जो मैंडेटरी नॉर्म्स हैं, लोगों का एटीट्यूड में कुछ हद तक चेंजेस आया है, बहुत चेंजेस नहीं आए हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स में आज भी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बात करो, पेंशन 100 रुपये पे अटकी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर पेंशन बात करें, जो उनका कंट्रीब्यूशन आज भी उतने का उतना ही है जो 15 साल पहले था। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में काम हो रहा है, फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन क्या जमीन पे चीजें बदल रही हैं? या थैंक यू वेरी मच, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव रेज्ड, स्पेशली जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में है। इनफैक्ट हम रिटायर होने के बाद जो वन गर्ल फ्रॉम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हियर इन दिल्ली, शी इज़ अ ब्लाइंड गर्ल, और आई थिंक साइकोलॉजी कर रही है सेकंड या थर्ड ईयर में। हमको वेरी सीरियस कंप्लेंट किया है कि उनको मटेरियल नहीं मिलता है, क्योंकि जो उनके लिए तो ऑडियो बुक्स या कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन वो बोला कि हम कितना प्रेशर डालने के बाद भी हमको नहीं मिला है। काफ़ी एंड ऑफ द ईयर मिला है, और सेकेंड ईयर में भी बहुत लेट मिला है। और एक टीचर तो उनको कहा कि हम आपके जैसे लोगों को तो हम एडमिशन नहीं देते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आए तो हम जबरदस्ती देना पड़ा। तो ये इस तरह एटीट्यूड है अभी टीचर्स में। तो पॉलिसी तो आया है, लेकिन सभी टीचर्स और जो कॉलेज हेड्स, इनको सेंसिटाइज हुआ है नहीं हुआ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉट ओनली हायर एजुकेशन बट इवन स्कूल लेवल पे हम देखते हैं काफ़ी लोगों को एडमिशन मिलना में बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ है जो एक्सेसिबिलिटी स्कूल में, अपन सोचते हैं कि सिर्फ रैंप लगाने से या लिफ्ट लगाने से हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक्सेसिबिलिटी, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी तो होना ही चाहिए, जैसे टॉयलेट यूज़ करना और कुछ दूसरा फ्लोर जाना है, लेकिन ज़्यादातर क्लासरूम में एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जो 21 डिसेबिलिटीज़ है, द मेन डिसेबिलिटीज़ जैसे हियरिंग है या लोकोमोटर या विजुअल है या इंटेलेक्चुअल है, इन सबको किस तरह समझ में आ रहा है क्लास में, और टीचर देखना चाहिए कि क्या हम जो भी पढ़ाई हो रहा है कि वो समझ में हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ लैकिंग एंड वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में करना है, ऐसा नहीं है। हर स्कूल में, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी और कॉलेज लेवल पे, ये सब जगह एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। एंड वी कैन नॉट डिनाई एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम एडमिशंस। और ये भी हम देखते हैं 5% रिजर्वेशन इन जो हायर एजुकेशन में दिया गया है, वो भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक है 5% तक नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है। दूसरा है जो 21 डिसेबिलिटीज़ को एलिजिबिलिटी है 5% में, देखते हैं कि ओनली सर्टन डिसेबिलिटीज़ अप्लाई करते हैं और कुछ डिसेबिलिटीज़ उनका ज़्यादा डोमिनेशन हो जाता है। तो इससे काफ़ी फ़र्क हो रहा है कि सभी को पूरी तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा आप जैसे कहा कि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज पोस्ट वेकेंट है, वेरी मच करेक्ट, काफ़ी साल से पेंडिंग है। सुना कि अभी तक भी फिल नहीं हुआ है। नॉट ओनली दिस, इवन नेशनल ट्रस्ट में भी चेयरपर्सन नेशनल ट्रस्ट काफ़ी टाइम से वेकेंट है।
और RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वो भी काफ़ी वेकेंट था, लेकिन चेयरपर्सन का पोस्ट फिल हुआ, लेकिन मेंबर सेक्रेटरीज का भी काफ़ी टाइम से फिलअप नहीं हुआ, ओनली अडॉक हो रहा है। तो इस तरह आप जैसे कहा पेंशन्स भी कुछ स्टेट्स तो काफ़ी अच्छा अमाउंट दे रहे हैं, कुछ स्टेट्स बहुत कम दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को। और एक पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी, जो पब्लिक प्लेसेस, रोड ट्रांसपोर्ट और IEC में, ये एक्ट में तो क्लियरली लिखा गया है कि कितना पीरियड में पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी में भी जो टाइम पीरियड अभी तक फॉलो नहीं हुआ है और पता नहीं और कितना लंबा चलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वीक पॉइंट्स। लॉ में 1995 एक्ट में ये टाइम लिमिट नहीं दिया गया और उस समय कोई पूरी तरह सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इस एक्ट में टाइम लिमिट दिया गया बट लेकिन अडेरेंस नहीं हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉट जी ऑफ प्रेशर हैज टू बी डन पुट ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन ऑल सेक्टर्स, ताकि ये जल्द से जल्दी हो जाए, नहीं तो फिर लॉ रह के कोई फायदा नहीं। निपुण साहब बताएं हमें, ये सारे तमाम सवाल हैं कि इन चीजों, अभी दिल्ली की बात बता रहे थे वो एडमिशन डिनाइल की, तो गांव में तो आप सोच ही नहीं सकते क्या होगा। एक अच्छी डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश में हुई पेंशन को लेके, लेकिन नागालैंड मणिपुर में आज भी 100 रुपये ही है। तो ठीक है, जजमेंट्स आ रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुंच रही है? जो बेसिक एजुकेशन की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, जजमेंट्स तो ठीक है कई जगह पे आ रही है, डिपार्टमेंट लेवल पे कमेटियां बना दी जाती है, लेकिन जो मेन CCPD नेशनल ट्रस्ट की पोस्टें खाली हैं, सालों साल हो गए हैं। एक्सेसिबिलिटी पे हर 6 महीने में एक्सटेंशन ले ली जाती है, अपनी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, रेलवे की वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, बड़े बड़े, तो कैसे बात बनेगी? क्या हासिल कर क्या रहे हैं हम? नहीं, आई थिंक यू आर टोटली राइट इन दैट सेंस कि कागज पे तो RPW एक्ट बहुत तगड़ा है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। एंड आई थिंक राहुल हैज जॉइंड अस नाउ। आई नो राहुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू कोर्ट एंड गेटिंग पीपल देयर राइट्स। बट आई थिंक इंडिया में बिगेस्ट चैलेंज डिसेबिलिटी का यही हो गया है कि हमारे पास अब एक तगड़ा कानून है, पर अगर वो कानून का हमें फायदा उठाना है, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होएगा। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट फीजिबल इन द लॉन्ग रन इन दैट सेंस फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज हर इंसान कोर्ट जा भी नहीं सकता। पिछले कुछ दिन पहले ही मैं टीवी पे एक पैनल पे था, और एक दिल्ली की एक मदर थी जिनका एक बच्चा जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और या सेरेब्रल पॉल्सी, आई थिंक वन ऑफ द टू डिसेबिलिटीज, आई एम नॉट रिमेंबरिंग करेक्टली। एंड शी वाज सेइंग कैसे उसका बेटे को डिनाई किया गया था एडमिशन, और ये दिल्ली की बात है। अगर दिल्ली में ये हो रहा है तो ऑब्वियसली पूरी देश में तो ये और कई तरीके से ये हो रहा है। हर हफ्ते एक इनेबल इंडिया की एक वाणी है, और इनेबल वाणी जो रूरल एरिया से लोगों को क्वेश्चंस भेजती है, एंड उसमें मैं हर हफ्ते 2 लोगों के क्वेश्चन आंसर करता हूँ। एंड आप सरप्राइज होंगे कि हर हफ्ते मुझे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि हमारा बच्चा को स्कूल में एडमिशन नहीं हो रही या कुछ। तो ये प्रॉब्लम तो अभी तक बहुत तरीके से है। और अगर एडमिशन हो भी जाए, नॉट ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स आर एक्सेसिबल फॉर अ व्हीलचेयर यूजर कि उसमें रैंप होए, या लोगों को नॉलेज नहीं है कि ऑडियो बुक्स चाहिए ब्लाइंड लोगों को, या कोई डेफ इंसान के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। इंडिया में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी इतने लिमिटेड हैं, ऑफिशियल डेटा के मुताबिक आई थिंक खाली अराउंड 1000 से कम है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। तो ये चैलेंजेस अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा हैं। एंड सिंस हम 2024 की बात करें, 2024 में जो चीजें हुई हैं, a big highlight of this is this IAS officer from I think तेलंगाना, स्मिता सबरवाल, जिनने पूजा खेरकर कंट्रोवर्सी के बाद बोला था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज फिट ही नहीं है IAS में आने के लिए, या सिविल सर्विसेज में उनको मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए। तो अगर एक सिटिंग IAS ऑफिसर भी ऐसे बोल रही थी, एंड इट वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग, बहुत सारे लोगों ने उनको ट्विटर पे सपोर्ट भी किया एंड रीट्वीट किया एंड बोला कि बिल्कुल पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड नॉट बी देयर। I know in a lot of the medical cases that Rahul has been fighting also, some of the government medical assessment boards have been very negative कि persons with disabilities कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको ये opportunities नहीं मिलनी चाहिए। So negative stereotypes I think अभी भी बहुत हैं society में, and I think जब तक ये negative stereotypes change ना होए, और secondly ये act खाली पेपर पे ना रहे और implement किया जाए, तब तक कुछ नहीं होएगा। बट ये implement होने के लिए भी पैसा चाहिए, एंड इंडिया का अगर बजट एलोकेशन का 0.03% या 0.04% हर साल होए on disability, so I don't know how things can move ahead. So I think prioritization is something which really needs to increase in that sense. शशांक जी बताएं हमें कि चल क्या रहा है, कि जैसे ये सारी बातें आ रही हैं, अब ऐसा है कि डिपार्टमेंट हमें एक्टिव तो दिख रहा है और हम सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं,
लेकिन जो फंडामेंटल चीजें वो हिल नहीं रही हैं। एक्सेसिबिलिटी आज गवर्नमेंट की भी टॉस पे है और प्राइवेट की तो वो है, ठीक है, उस पर कई जगह पे इम्प्रूवमेंट है। आज भी माइंडसेट ऐसा है, जब सबरवाल जैसे एजुकेटेड लोगों से आएगा, जब मेडिकल बोर्ड से इस तरह का एटीट्यूड आएगा, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ हो रही है? जो अपनी बैक पोस्ट, क्या डिपार्टमेंट भी खेल रहा है कि सबको इन्वॉल्व भी कर लिया, देखो आप तो हमारे साथ ये बताओ, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो मजबूरी है या जरूरी है, क्या हो क्या रहा है ये? Danish, I think lot Rao sir and Nipun has mentioned a couple of points that I wanted to address. One primary aspect is the lack of budget. As Nipun mentioned, it's just 0.023%. So that's the estimation. In terms of absolute value, it's 1,200 crore for the population of around 3 official figure and 10 unofficial figure. So that's a budget estimate that you're looking at for the department. Now there is a further complication with that budget allocation, which we are going to have in next almost 1.5 month again on 1st February. The problem is that a lot of this budget has to be spent by the state government, and the request for the budget has to be made by the state government for the schemes that the department is running. Unfortunately, the states are not asking for the budget under these schemes, and hence the department is not allocating those budget. And at the end of the financial year, we see that a lot of, or a huge amount of fund is underutilized. And the ripple effect is that Ministry of Finance is not increasing the budget because the already allocated budget is not being utilized fully. Now, there's a further problem because sensitization was mentioned, and like we see that there is an attitudinal barrier to it. There is a sub-scheme under SIPDA which is called Awareness and something Awareness Generation. I don't recall the exact name. Awareness Generation and Publicity. Yes, it's one of the 16 or 17 sub-schemes under the SIPDA, which is a major head of a scheme under which the budget is allocated. And I don't think in the last 3 or 4 years a budget has been allocated to that scheme specifically. There is a budget allocation to SIPDA, which is again is underutilized at the end of the year. If you look at the last 3-year trend, underutilization is to an extent of almost 50-60%, and there is a underutilization within the sub scheme. Either it's not being allocated because the states are not asking for it, or the department has no sort of framework on how to implement it. And sorry to say this, ironically, on 3rd of December, there was another Awareness Generation scheme launched by the government, which I didn't realize. I mean, it didn't make sense to me why that was launched, which you already have a scheme. So I think on paper, we have so many things that we can boast of. Again, on the finance aspect of it, a lot of these the enumerations on the paper are not getting the corresponding figure, the objective figure or rupees for their effective realization. That's my first point. And the second point, obviously, being that state involvement, because the state government is disability as a subject matter is not something under the union list, right? The states are equally responsible. So that's one thing that we have seen that states have different priorities. We recently saw the news wherein Karnataka has cut short of their budget of their assistive devices scheme by 80%, from 80 crore to 20 crores. So that's one of the another thing that often falls sort of we don't focus upon. But for me, I think the budget, the finance aspect is first part, and the second part is the data part, which is the domain I work in. That a lot of data is not out there. Obviously, political participation and those data are different aspects as to how many people voted at each polling booth would belong to PWDs. That's another data set that's missing. But on the other domains also, the intersectional data that we required for, that's also not missing, and hence the informed advocacy that could have been carried out by actual people on the ground is something that we don't see. For instance, if I have to just give one instance, today only in the parliament, the government informed a data set of how many people have a UDID in northeastern states. And the numbers are minuscule. Apart from Tripura, which has 58%, no other northeastern states even crossed 30% mark. And UDID is now has become one of the major instruments to avail the schemes. So that just shows the degree of problem that we have, that we are just keep on building and putting on more blocks without laying or making the foundation strong. That's what it is. Right. तो जो AGP आपने कहा, वो गवर्नमेंट ने दोबारा स्कीम नहीं की है लॉन्च, वो पोर्टल पे डाल दिया है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए. तो दे लॉन्च द पोर्टल नोट स्कीम
ऑन 3 दिसंबर। Thanks for correction. और कर्नाटक में मैंने वो हाईलाइट किया था और थैंकफुली वो बहुत पिक्ड अप हुआ, 84 से सीधा 10 करोड़ पर ले आए वो दूसरी फ्रीबीज को करने के लिए। अनीता मैम, अब आपके सवालों का जवाब काफी आ रहा, अभी तक तो एडमिशन नहीं मिल रही है। Mr. Danish, can I जी chip in? yes. Sure, Mr. Rao. In fact, Mr. Shashank has rightly talked about the underutilization of funds. Funds तो है ही है, और हर साल funds allocate होता है on the basis of कितना खर्च किया है. I find when I was in the government कि in fact parliament committees भी काफी pull up करते थे department को कि जो fund आप जितना मांगा है वो क्यों खर्च नहीं किया. तो मेन रीजन ये होता था कि स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल्स ज़्यादा नहीं आते, आए तो भी बहुत लेट आते हैं, लेट आए तो भी काफ़ी डिफेक्टिव होते हैं, उसके वजह से हम वी आर नॉट एबल टू रिलीज द मनी समवेयर. इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बट सिंस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द स्कीम्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सिट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड टेल देम द प्रायोरिटी एंड हैव ए टाइम टेबल कि किस समय तक इस तरह प्रपोजल्स भेजना है और सही तरीका भेजना है ताकि फंड्स रिलीज हो. इट इज़ फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स को हो या एनजीओस को या इंडिविजुअल्स को. नहीं तो फिर हर साल इनफैक्ट डिपार्टमेंट फॉर्म होने के बाद एटलीस्ट फॉर 5-6 ईयर्स काफ़ी अच्छा एक्सपेंडिचर हो रहा था, बट धीरे धीरे वी हैव बीन सीइंग कि एक्सपेंडिचर बहुत कम होते जा रहा है. So it is not a good sign. So something has to be done by the central government. Right. Anita ma'am, please. So I believe that if the central government comes up with a scheme like this, that it should make sure that all the state governments are also aware of the scheme and that they actually start utilizing these funds. They start identifying people who can carry out all of these activities so that the funds that are allocated for these schemes are utilized correctly. सही तरीके से use हो. It's not enough for them to just come up with all of these laws and rules and everything, all the changes in the schemes. They have to make sure that everything is utilized properly. And I think we have all been in this space for quite some time now. 2016 से ये सब अगर, even if we begin thinking about all of this from 2016 onwards, it's been 8 years already. And it is time that the central government enforces all of these, different policies and other things that it is introducing and makes sure that the state governments follow. How come it is? How can the state governments not follow the central government's rule? How can we even talk about this now? If you're talking about early education, especially for children with disabilities, I keep saying this over and over again. हम किसी एक कैंडिडेट की बात करते हैं जो IAS के लिए अप्लाई कर रही है या कर रहा है, or we talk about one person with a disability who wants to take up medicine. We talk about one person who has become a lawyer. We talk about not enough interpreters when we don't even have enough sign language teachers in the country. अगर teachers होंगे तभी तो interpreters होंगे. Usually interpreters कम होते हैं, teachers ज़्यादा होते हैं. लेकिन when it comes to ISL, we don't have enough teachers. तो अगर when we go to the schools for deaf students, we find that there are no teachers who can use sign language. Not because they're not willing to learn, but there is nobody to teach them sign language. अभी भी ISLRTC है, बातें हो रही हैं, लेकिन टीचर्स कहाँ पर हैं? Where are the deaf teachers? और deaf teachers के qualifications क्या होने चाहिए? आप अगर एक 10th standard student या 12th standard 10th पास या 12th पास को आप एक sign language teacher बना रहे हो, आप सोचो for English or for Hindi or for any other language, you need a postgraduate with a B.Ed to become a teacher of any language. But when it comes to ISL, you're okay with a 10th or a 12th pass. So what is going to be the scope of that language and what is going to be the scope of the teaching that will be imparted by that person, by that teacher? तो हमारी vocabulary कितनी है sign language में अभी? अगर हम चाहते हैं कि सारे subjects हमारे deaf students भी सीखें, तो ISLRTC I think has to pull up its socks and start developing a proper dictionary with a whole lot of words. I had spoken to Danish about this recently, and I think they're looking at it. So if you want to develop more scientists and you want to have lawyers and you want to have people from the deaf community working in all these spaces, you have to make sure first they have the vocabulary for it so that they're able to learn the subject well. And if people who are hearing are kept out of this entire exercise, जहाँ पर के हमारी जो deaf community है वो बार बार यही कहती है nothing about us without us, which is completely valid. लेकिन all of these subjects have been developed by hearing people, fortunately or unfortunately. So if you have to learn science, if you have to learn law, if you have to learn how to pilot a airplane, you have to take, at least for the vocabulary, the assistance of people who've developed that vocabulary for that particular subject, which is hearing people, fortunately or unfortunately.
तो साथ में मिलके ये काम ISL-RTC को भी करना है, जिसकी बात मैंने अभी की थी मिस्टर संजय के साथ couple of days ago, thanks to Danish and the reference he gave me. Also, when you go to school for students who are blind, इतने सारे exemptions हैं. आप देखिए, most of them are being given employment in banks, but they're exempted from maths in their 10th exam. आप banking कैसे कर सकते हो बगैर maths सीखे? Don't maths and doesn't banking go with maths? Maths के बगैर banking कैसे हो सकता है? Isn't that maths is a basic requirement, isn't it? तो जब हम education देखते हैं for persons with disabilities, especially when it comes to sensory impairment like hearing or visual, we find that there are a lot of contradictions, and there has to be a proper committee which guides the RCI, also Rehabilitation Council of India also. I find that missing because everybody is talking about higher education when basic education is such a mess. 8वीं तक तो कोई exams ही नहीं है. So who's actually paying attention to these children who are going to the 10th and they are forcibly made to pass the 10th standard exams somehow? And then they come into the market for other NGOs to pick up and train in higher education, skilling training placement hota rehta hai. So that has now become a loop that we have fallen into. And unless we focus on basic education, I don't think this group has to grow. The 5 of us are speaking here. It has to be a larger group with more representatives from, different disability communities, I think. Thank you. राहुल साहब, 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट अनीता मैम ने कही हैं, बाकी तो आप सुन रहे हो, आप बिल्कुल अपनी मर्जी से ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ जी। हमारा जो फोकस चला गया है वो चला गया है बड़ी चीजों पे, राइट। गाइडलाइंस के ऊपर, चाहे RBI की गाइडलाइंस हो, जहाँ एक्सेसिबिलिटीज के लॉज हो, जहाँ पे हमने बिल्कुल फोकस करना छोड़ दिया है वो है, चाहे वो पेंशन हो, खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जब बिहार की भी हम बात कर रहे थे तो आज भी मध्य प्रदेश और बिहार में 500 रुपया ही है। तो अपनी NGOs की हम बात नहीं करते कि वहाँ स्पेशल स्कूल में क्या क्वालिटी है और बढ़ रही है, बेसिक एजुकेशन की बात नहीं है, ट्रेनिंग की बात नहीं है, डिपार्टमेंट के अच्छे इनिशिएटिव्स की तो बात करते हैं हम, लेकिन क्या चीजें नहीं हो रही हैं उस पे नहीं है फोकस ज्यादा। मिसाल के तौर पे CCPD की पोस्ट हो, जब जो बात हम एक्सटेंशन बार बार एक्सेसिबिलिटी पे मिलना, इन सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बोथ एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। जो सिस्टेमिक एस्पेक्ट्स हैं, दोज आर क्रिटिकल बिकॉज उसी से मैंडेट सेट किया जाता है विच देन पर्कुलेट्स डाउनवर्ड्स, ताकि फिर वो एक्सेसिबिलिटी में नॉन नेगोशिएबल पैरामीटर्स होना हो, या ये पोस्ट जो वेकेंट है ये फिलअप करना हो, तो वो अगर रहे एक इफेक्टिव स्टैट्यूटरी वॉचडॉग रहे, एंड अंडर मिस्टर अग्रवाल tenure as CCPD, despite all the limitations, because obviously he is doing 10 other things, तो जो मल्टी हैटिंग कोई कर रहा होता है तो limitations तो होती हैं कि महीने में 2 या 3 हियरिंग हो पाए, rather than हर हफ्ते में 4 हियरिंग 5 हियरिंग हो like any other court of law does। तो वो issues को तो हैं, but that having been said, within his limited time and energy that he has left, so for this office he is doing quite a remarkable job in the few hearings that I have appeared before him. So that is insofar as the CCPD aspect is concerned. I think these ground level issues also definitely जो आप बता रहे हैं, they are critical and need to be addressed. Pension and so on. Now, there is also a need for division of labor here, because हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता. So all of us also need to डिवाइड आवर एफर्ट्स कि कोई इंसान कोई चीज पे फोकस करे, कोई इंसान दूसरे चीज पे फोकस करे, सो दैट देयर इज अ होल ऑफ सिस्टम्स अप्रोच जो बोलते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एड्रेस करें, तो थोड़ी बात आगे बढ़ सकती है. एंड दूसरा, आपने अर्लियर यू फ्लैग की कोर्ट ऑर्डर्स भी आते हैं, बट हाउ फार आर दे बीइंग इम्प्लीमेंटेड, सो दैट इज डेफिनेटली अ जेन्युइन इशू, बट देयर आर नो क्विक फिक्सेस फॉर दैट अनफॉर्चुनेटली. उसके लिए प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करना एंड कंटेम्प्ट केसेस फाइल करना where there is non compliance, that's the only way. तो एक लेवल वो है स्टैंडर्ड सेट करना, फिर एनफोर्समेंट में भी one has to focus, and then ग्राउंड लेवल पे तो जो लोग कर रहे हैं उनसे तालमेल बना के रखते हुए कि ये नहीं कि मेरी जजमेंट आ गई तो मैं भूल जाऊं उस इशू के बारे में. that part is also important. राइट. तो इससे पहले कि मैं फाइनल राउंड की और हम आगे बढ़े, तो आपको स्कोरिंग भी करनी है कि इस साल को आप 10 में से कितने पॉइंट देते हैं डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, जितना काम हुआ है. तो राहुल जी, तो ठीक है, मतलब, लेकिन हम एक चीज पे आपकी राय चाहता हूँ, फिर हम फाइनल राउंड की ओर आते हैं कि
आपने बड़ा इम्पोर्टेंट बात कही है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड जो सुन रहे हैं कि डिवीजन होनी चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं अगर कोई पॉपुलर इशू आ रहा है तो सब उस पे जंप इन करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें भी हाईलाइट होना है और हम भी मार्केट में मौजूद हैं, ये उपस्थिति हमने दिखानी है। तो कोई इशू आता है सब एक पे जंप करते हैं, वो डिवीजन हो नहीं पा रही, क्योंकि कई जगह पे देखो हर के अलग अलग इशू है। कईयों में किसी की एक्सपर्टी नहीं होती डिवीजन में, कईयों के पास फंडिंग इशू नहीं आते कई प्रोजेक्ट्स पे, कईयों पे उतनी पॉपुलैरिटी। तो ये होगा कैसे डिवीजन वाला काम? तो 2-3 एस्पेक्ट्स आर देयर। एक तो जैसे कोएलिशंस बनाना लोगों के इम्पोर्टेंट हैं, जो डिफरेंट एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, ताकि उसके बेसिस पे एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सके कि X is working on politics and disability related issues, Y is working on legal advocacy, Z is working on sensitizing businesses, and so on. वो एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी बनाना डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, साथ में आके एक ब्रॉड कोalition बना के करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में जो ये समझते हैं कि उनकी ही टर्फ है कुछ भी एक पर्टिकुलर इशू पे काम करना, और कोई भी नया आए तो उसको रोकने की कोशिश, न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट को, ये हैबिट एश्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वी कांट लुक एट ईच अदर एज कंपेटिटर्स। वी हैव टू हैव अ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन एंड डायलॉग। एंड अगर हम इसका ईगो इशू बना लें कि हम व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन, वो अप्रोच होना is also a constraint that I have witnessed. I'm not going to name anybody. I completely agree on this. And यही खासियत है मेरे शो की कि हम खुला बोलते हैं ओपनली, और ठीक है सब सुनते भी हैं और लगता भी है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं which I think are important. राव सर बताएं फ्यूचर रोड मैप, और अगर कुछ आपको ऐड करना, ऐड ऑन करना तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। और आपके हिसाब से 25 के लिए जो आगे, अभी तो हम 25 पे ही फोकस कर रहे हैं साल बाय साल, और आपको मार्क्स भी देने हैं 10 में से कितने इस साल। राइट, इनफैक्ट राव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं पहले। हाँ राव, 1 बाय 1 मैं सबके पास आऊंगा। राव जी से शुरू करते हैं जी। इनफैक्ट एज डिस्कस हुआ है, काफी लॉज है, पॉलिसीज है और प्रोग्राम्स है, लेकिन एज हैड बीन सेड अबाउट द साइन लैंग्वेज जो शॉर्टेज है, वेरी मच ट्रू। So not only sign language interpreters or teachers, but also जो rehabilitation sector में मैन पावर जो होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर्स हो या रिहेबिलिटेशन वर्कर्स और हर तरीका का साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काफ़ी शॉर्टेज है। और देखते हैं कि लास्ट फ्यू ईयर्स में उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ और कोई रोड मैप नहीं है। इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। इनफैक्ट इफ यू सी डेंटल और मेडिकल और इंजीनियरिंग में काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है, उस तरह रिहेबिलिटेशन सेक्टर में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो जब तक स्टाफ मैन पावर कम है, so the city level or municipal level और state level और district level पे availability होना बहुत मुश्किल है, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। I think that is one important focus I feel। दूसरा है early intervention centers। अभी मेडिकल साइड में इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर होते हैं। बेसिकली वो देखते हैं कि जो चाइल्ड जब जन्म लिया है, लो बर्थ वेट है और कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम्स है, ब्लड कम है, क्या है, वो उस इंडिकेटर्स चेक करके उसको पूरी तरह इनिशियल स्टेज पे ही घर भेजने से पहले चाइल्ड को हॉट केस में लगा के उसको पूरी तरह ठीक करते हैं। लेकिन जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर डिसेबिलिटी का, कोई डिसेबिलिटी का जन्म लिया है या और कुछ जैसे डाउन सिंड्रोम है, जन्म से उनको पता चल जाता है, लेकिन उस पे कोई डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में नहीं है। इनफैक्ट इसका इम्पोर्टेंस ये है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर से, जितना जल्दी डिटेक्ट करेंगे, स्क्रीन करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और इंटरवेन करेंगे, तो डिसेबिलिटी को पूरी तरह उसको निकाल सकते या जहाँ तक हो सके डिसेबिलिटी का जो इफेक्ट है कम कर सकते हैं, नहीं तो फिर पूरा जन्म भर वो डिसेबिलिटी रहेगा। सो ये जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स है, अभी सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट्स 7-8 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का और CRC कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर में शुरू हो चुका है, और स्टेट लेवल पे
कोई नहीं है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है. सो आई फील दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बताया गया है कि चाइल्ड में फर्स्ट 5 years में उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट 80% तक डेवलप हो जाता है. तो 5 साल में अपन नेग्लेक्ट करेंगे तो पूरा लाइफ में अफेक्ट हो जाएगा. सो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर आई फील इसको ज़्यादा जोर देना चाहिए. नॉट ओनली वर्क टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट बाय ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स. ये बहुत ज़रूरी है, तभी तो पेरेंट्स को कुछ रिलीफ मिल सकता है. सो अपार्ट फ्रॉम रिहेबिलिटेशन मैन पावर एंड ESC, द थर्ड हम सोचते हैं कि जिस तरह आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ग्राउंड लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे कोई वर्कर नहीं है जो डिसेबिलिटी का, कोई पेरेंट जाके किसी से बात करके और उनसे सलाह ले सकते कि कहाँ रिसोर्स सेंटर है, कहाँ स्पेशल एजुकेशन का स्कूल है या इंक्लूसिव एजुकेशन या और कोई दूसरा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनको कोई गाइड करने वाला कोई नहीं है. तो ग्रासरूट लेवल पे ये ज़रूरी वर्कर होना चाहिए. और जब अपन देखते हैं कि सब पेरेंट्स बच्चों को ले जाते हैं हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनको उनके MBBS और PG करिकुलम में डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन के बारे में कोई चैप्टर नहीं है. तो उनको इस तरह सेंसिटाइज ट्रेन करना चाहिए डिसेबिलिटी पे, ताकि दे मे नॉट बिकम स्पेशलिस्ट बट एटलीस्ट उन बता सकते कि हाँ सेंटर यहाँ है, वहाँ आपको थेरेपी या जो भी है मिल सकता है. तो उससे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वहाँ हमको इलाज हो सकता है. सो दिस इज अनदर फोर्थ पॉइंट, जो पीडियाट्रिशियन गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो. इनफैक्ट तमिलनाडु में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट पूरा पीडियाट्रिशियन पूरा स्टेट में ट्रेन किया है, तो उससे काफ़ी अभी फायदा हो रहा है. और फाइनली ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये जब तक टीचर्स को ट्रेन नहीं करेंगे, जो जनरल टीचर्स को, ये उनका माइंडसेट ऐसे रहेगा. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी न किसी तरह कंपलसरी उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा और ट्रेन भी करना पड़ेगा किस तरह डिटेक्ट करना है डिसेबिलिटीज अपना बच्चों में, मिनिमम इन नॉलेज, और किस तरह उनको पढ़ाई करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट हम इस पे हम एक छोटा बुक लिख रहे हैं अलॉन्ग विथ स्पेशलिस्ट, एजुकेशन स्पेशलिस्ट, कि मिनिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन जनरल टीचर्स और प्रिंसिपल को पता होना चाहिए कि अपना स्कूल में क्या क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ताकि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी एंड दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ द. थैंक यू सर. 10 में से कितने मार्क्स? हाँ जी प्लीज, बहन से मार्क्स ले लूं. 10 में से सर कितने नंबर देंगे इस साल डिसेबिलिटी पे जो काम हुआ है? बस बहुत काम करना है, तो और इसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ 4 देंगे. 4 पॉइंट्स. हाँ जी अनीता मैम. हाँ, so Mr. Rao, I'm so glad that you spoke about these things because that is what my NGO works on. तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम सेंसिटाइज करते हैं on prevention, detection and early intervention, which means at least letting them know कि शादी से पहले से क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पर people are getting married within the family itself, blood relatives के साथ, and we find that those families have 2 or 3 children with the same disability. So we are sensitizing Anganwadi workers across Pune, PCMC, Maharashtra, and talking to them about prevention, detection and early intervention. We've also conducted a lot of workshops for school teachers on inclusive education. But when we say inclusive education, हमारे पास जब special educators होते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक क्या कहते हैं रियलिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि यू हैव स्पेशल एजुकेटर्स देन एंड यू हैव स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आल्सो रनिंग पैरेलली, एंड देयर आर सम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हु फाइंड इट वेरी स्ट्रेसफुल व्हेन दे आर इंक्लूडेड इन अ क्लासरूम you know with other children. So इसका जो integrated education का जो system है, it works better sometimes, and these are things that we have to actually explore along with the government of India. तो जब आपने पहले से कहा कि हमारे पास teachers कम हैं, special educators कम हैं, counselors कम हैं, therapists कम हैं, तो I think अगर इस पर हमने focus नहीं किया तो ये conversation we will be having even in 3024. Because it has to begin with basic education, prevention, detection, early intervention, basic education, and then higher education and everything else. Also, हम लोग मैं एक चीज पे focus करती हूँ जो है कि awareness among children without disabilities about their peers with disabilities.
तो रेगुलर स्कूल्स में क्या हम बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं? हम IAS ऑफिसर्स की बात करते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हम लोग बात करते हैं, वहां तक बात पहुंचेगी कैसे अगर बच्चे एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे? वाई आर ऑल आर पार्क्स नॉट एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? वाई आर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज प्लेइंग विद चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज? वहां से शुरू क्यों नहीं हो रहा है सब कुछ? हम लोग सब कुछ रेट्रोस्पेक्ट और रेट्रोफिटिंग की बात, सोसाइटी में भी हम लोग रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं. इट्स नॉट ओनली बिल्ट स्पेसेस, we are also retrofitting these ideas in society. We have to begin at the beginning. We have to be playing with children. Our children without disability should be playing with children with disabilities in parks. Children without disability should be studying with children with disabilities in schools. So this inclusion has to begin everywhere, even in society. और ये होने के लिए बहुत सारे changes होना जरूरी है. It has to be a very wholesome effort. It cannot be piecemeal कि हमने यहाँ पर कुछ चेंज लाया, वहां पर कुछ चेंज लाए, बिल्ड स्पेसेस को हमने एक्सेसिबल बना दिया. हाँ, लेकिन एटीट्यूडनल चेंजेस इन एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी कहाँ से शुरू होगा? व्हेन वी स्टार्ट सेंसिटाइजिंग चिल्ड्रन इन स्कूल्स. सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी आर डूइंग एंड वी वुड बी हैप्पी टू शेयर. आई एम नॉट वेरी वेल कनेक्टेड. आई एम नॉट इन दिल्ली. आई एम इन अ सिटी कॉल्ड पुणे. तो यहाँ से I have been unable to actually network with people in Delhi to the extent that I would like to for the past few years, for whatever reasons. But I would honestly, like I have said even last time, be happy to collaborate now that I have the time and opportunity with all of you to see if any of this can be implemented through the government. I'm not giving any marks because honestly, I've not been in the circuit for the past few months. Thank you. जी निपुण जी. नहीं दानिश जी, आई थिंक 2024 से काफी इवेंटफुल ईयर रहा है डिसेबिलिटी के लिए. कुछ पॉजिटिव्स रहे हैं, कुछ नेगेटिव्स रहे हैं, बट आई थिंक डिसेबिलिटी इन द मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन हैज बीन मच मोर देन व्हाट इट हैज बीन इन द पास्ट. ऑन ग्राउंड चैलेंजेस ऑफ कोर्स रहते हैं, एंड आई थिंक द राजीव रतूड़ी जजमेंट इज द परफेक्ट एग्जांपल टू शो कि एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. एंड आई थिंक पूरी ईयर की अगर समरी देने लग जाए तो घंटों के लिए हम बात कर सकते हैं. बट आई ऑल्सो अग्री विथ व्हाट राहुल सेड अर्लियर व्हेन ही सेड यू नो दैट एक कलेक्टिव अप्रोच डिसेबिलिटी सेक्टर को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इफ डिसेबिलिटी इज टू गो अहेड, both for creating on ground change and for increased political participation of persons with disabilities. क्योंकि हमें देश को दिखाना पड़ेगा कि हम एकजुट हैं और साथ में लड़ सकते हैं for our rights. And when we are fighting for our rights, we're not just fighting for any one disability, but we are fighting for all disabilities. And हम कभी एक NGO के लिए नहीं कर रहे, but हम सबके लिए कर रहे हैं in that sense. And I think these are the two most important things that we need to take forward as a sector. In terms of rating of how this year has gone by, मेरा रेटिंग भी आई थिंक राहुल सर जैसा ही होएगा, अराउंड 4-5 की करीब मैं रेट करूंगा, बिकॉज आई थिंक अ लॉट मोर कैन बी डन. एक करिए 4-5 तो 45 हो जाता है. चलो 4 दे देता हूं फिर मैं. थैंक यू. ओके शशांक जी. Hi Danish. So I would make 2 points in terms of what Rahul said. First, obviously, the competitiveness that we have to, that we don't have capacity to do everything, and we also don't possess skills and knowledge to do it. So we sort of work in that. We are losing your voice. Political is what I know. Am I audible? Now, yes. Hello, Danish. Yes. Am I audible? Yes, now. Go on. Yes. Okay. Yeah. So I was saying that that I wanted to make was that first, obviously, the competitiveness is not there. I guess there is an unsaid reality that there is a hierarchy exists within the disability in a sense that few disabilities are more visible, some are not. Hierarchy and the corresponding sort of competitiveness for the limited resource that we see in the sector. I don't like to call it a sector because it's not so, but it's there. So first that we have to realize the domain that we work upon and the limitation of that domain and our skill and knowledge limitation. First point. And the second thing, which is very specific to the sort of political participation aspect, that political participation of person with disabilities we can be silent in nature just because it's not affecting a person with disabilities or it's not affecting the disability identity of that person. A person may be facing extreme or actions of the government or be any other actor, but if we are not able to speak on that just because there is a politics involved in it or there is a certain degree, I don't think we can ever become a movement, at least a political movement, ever strong to demand or showcase that we are in good numbers, that we can make a difference. So I think our
politics, in a sense of disability politics in our country has been very selective, at least till now. That we, to be honest, are focusing or exercising our political interest as per our convenience and the convenience of the government mostly. So I would leave with that thought. In terms of rating, I don't have any baseline, so I would sort of leave it at midpoint around 5. Yeah. करेक्ट। सेंसस भी आ रहा है अगले साल। राहुल साहब, क्या फ्यूचर रोड मैप दिखाना चाह रहे हैं आप हमारे लिसनर्स को? तो दानिश जी, 2-3 बातें हैं। नंबर 1, आई थिंक in terms of future prospects, and I've already indicated कि division of labor and ensuring collaboration is extremely important. Many things, for many issues, the courts are an appropriate avenue for resolution. So to that extent, we have to make sure that we are able to take these cases to court and obtain appropriate resolution wherever we are not able to get an answer anywhere else through representations and social media and so on. Number 3, insofar as rating जो देने की बात आती है, I would say about 6. I think we should also look at positive aspects जो हुए हैं, whether it be on the legal or policy front. I mean, it's hard to compare because I haven't done this exercise in previous years, so it's sort of more of a feeling than a studied analysis, but 6 is, I think, a reasonable score. So that's what it is. And I'll have to take your leave now, but thank you very much for the opportunity to be part of this conversation. बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक इट्स अ फ्रूटफुल डिस्कशन और इस तरह की डिस्कशंस हम करते रहेंगे। आप सभी ने बहुत अच्छे इनपुट दिए, तीनों एस्पेक्ट्स पे हमने सबने बात की और आपने एक फ्यूचर विजन भी दिखाया और कई नई चीजें हमारे लिसनर्स के लिए इस शो से निकल के आई। हमेशा की तरह निपुण सर, राव सर, शशांक जी और एवरीवन सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। बने रहिए रेडियो उड़ान पर, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 080-711-75215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 080-711-75215।